नमस्कार। भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास शख्सियत आईएएस मासूम अली सरवर जी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। यूपीएसआरटीसी की बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको दे रखी है। सबसे पहले तो स्टूडियो में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें ये अवसर प्रदान किया कि मैं परिवहन निगम के बारे में आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को बताऊं कि क्या क्या नई चीज़ें हमारी परिवहन निगम में हो रही है। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। सर, यूपीएसआरटीसी एक बड़ा डिपार्टमेंट है। हजारों बसें चलती हैं पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी। इसके अलावा और भी जो अदर स्टेट हैं वहाँ पे भी संचालित होती है, तो काफ़ी दबावपूर्ण ये पूरा काम रहता होगा। कैसे पूरा मैनेज करते हैं? हमारे परिवहन निगम में लगभग 13,000 बसें हैं। हमारी बसें प्रदेश के कोने कोने में तो जाती ही हैं, इसके अलावा 8 जो हमारे अगल बगल के प्रदेश हैं वहाँ भी जाती हैं। लगभग 16 लाख यात्री रोज हमारी बसों में यात्रा करते हैं। लगभग शायद ही कोई ऐसा हाईवे, स्टेट हाईवे हो जहाँ पर आप 10 मिनट निकलें और कोई बस न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो निश्चित तौर पे 55,000 हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, चैलेंजिंग है, लेकिन निश्चित तौर पे एक सेटिस्फैक्शन भी होता है कि हम प्रदेश की जनता को अच्छा, सुगम, सुविधा के साथ और सुरक्षित एक संचार माध्यम उपलब्ध करा रहे हैं। सर, 2025 में कुंभ मेला लग रहा है प्रयागराज में। पूरे दुनिया से लोग आते हैं, देश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। तो यूपीएसआरटीसी की तरफ से क्या तैयारी की गई है? महाकुंभ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक धार्मिक आयोजन है जिसमें पूरे विश्व से लोग आते हैं। मैं केवल देश प्रदेश की बात क्या करूं, पूरे विश्व से लोग आते हैं। वो इतना बड़ा आयोजन है जो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण की तरह है। उसे परिवहन निगम भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। पिछली बार भी 5,500 बसें परिवहन निगम द्वारा श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए उपलब्ध कराई गई थी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि 7,000 बसें परिवहन निगम श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा के लिए उपलब्ध कराएगा। हम लोगों ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। जो शटल बसें चलेंगी जो मेला क्षेत्र में, उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आने वाले 4 तारीख को चीफ सेक्रेटरी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसके 2 दिन बाद वहाँ प्रयागराज जाएंगे। तो उससे पहले मैं 2 दिन कल ही मैं वापस आया हूँ वहाँ से, प्रयागराज से। तो हमारी सारी व्यवस्थाएं चाको चौबंद हैं और मुझे उम्मीद है कि परिवहन निगम का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी पूरे दिलो जान से मेहनत कर कर करके इतना अच्छा परफॉर्मेंस करेगा कि श्रद्धालुओं को एक अलग आध्यात्मिक भावना की अनुभूति हो जब वो परिवहन निगम की बसों में सफर करेंगे। सर, प्रयागराज की अगर बात करें तो वहाँ पे 2 बस अड्डे हैं, एक सिविल लाइंस बस अड्डा और जीरो रोड बस अड्डा। तो लाखों का मजमा आएगा पूरे प्रदेश से। तो कैसे बस खड़ी होंगी? क्या इंतजाम किए गए? कोई अस्थायी बस अड्डे भी बनाए जाएंगे? जब मेला का जब प्रारंभ होता है, जैसे 13-14 जनवरी से लेकर करके फरवरी तक होगा, मौनी अमावस्या का दिन होगा, उस समय में ये जो हमारे सिविल लाइंस या जीरो रोड का जो बस अड्डा है वो उस तरीके से संचालित नहीं हो पाता क्योंकि अंदर तक बसें जा ही नहीं पाती। तो इसके लिए सभी किनारे किनारे में 9 अस्थायी बस अड्डे यानी टेम्पोररी बस अड्डे बनाए जाएंगे और इसके लिए अधिकारियों से वार्ता हो गई है। 9 बस अड्डों को अस्थायी रूप से बनाया जाएगा। सभी जगहों पे पूरे तरीके से बस स्टैंड के साथ डिपो डेवलप किए जाएंगे। पिछली बार मेला प्राधिकरण ने वहाँ पर चूंकि ठंड का समय होता है तो वहाँ पर सभी जगह पे टेंटेज की भी व्यवस्था की थी, रैन बसेरे बने थे। तो उसी प्रकार से उससे भी बेहतर तैयारी इस बार हो, इसके लिए 9 अस्थायी बस स्टैंड की पूरी तैयारी चल रही है। क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा सर, क्योंकि बहुत भीड़ रहेगी? इसके लिए बड़ा एक एलाबोरेट सिस्टम होता है। हमारे सभी रीजन में जो डिवीजन के को टर्मिनस होता है वहाँ पे आरएम होते हैं, टेक्निकल साइड से एसएम होते हैं। डिपो लेवल पे जो कि एक ज़िले में 1 या 2 या 3 डिपो होते हैं वहाँ पे एआरएम्स होते हैं,
टेक्निकल साइड से फोरमैन होते हैं। इसका पूरा सेटअप इन 9 बस स्टैंड्स पे पूरा बनाया जाएगा। अभी एक स्टेट ऑफ द आर्ट हम लोगों का कंट्रोल रूम बना है। उस कंट्रोल रूम, प्रयागराज में भी एक बड़ा कंट्रोल रूम बनाया गया है। साथ ही साथ पूरा एक कम्युनिकेशन प्लान बनाया जाएगा। सभी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की वर्दियां बिल्कुल दुरुस्त हों और अच्छा व्यवहार करें, इन सब के लिए लगातार तैयारी चल रही है। क्राउड मैनेजमेंट में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इसके लिए मेला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के साथ मिल करके, चूंकि बसों की उपलब्धता बड़ी संख्या में रहेगी, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, कुंभ की तो तैयारी आपने पूरी कर ली, मगर सर आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसी बसें हैं जो काफ़ी खस्ता हाल में हैं। वीडियो भी आती हैं, कभी धक्का दिया जा रहा है, यात्री बीच में उतर जा रहे हैं। तो ऐसी बसों को कैसे सुधारा जाएगा और क्या और भी नई आगे बसें खरीदी जाएंगी? बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया आपने। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 500 करोड़ रुपए उन्होंने पहले परिवहन निगम को उपलब्ध कराए और महाकुंभ की व्यवस्था में बसों की कमी ना हो, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए और उपलब्ध कराए हैं। यानी ये इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी धनराशि परिवहन निगम को बसों के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो मुझे लगता है कि इस महाकुंभ से आगे जो आने वाला समय होगा, मुझे लगता है कि आपको जर्जर बसें देखने को नहीं मिलेंगी। सुनने में आ रहा है यूपीएसआरटीसी ऐसी बसें भी खरीद रहा है। इसके अलावा जो स्कैनिया बस होती हैं, वो तमाम ऐसी बसें हैं जो बड़े पैमाने पे खरीदी जाएगी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 1000 करोड़ रुपए हमें परिवहन निगम को बजट में उपलब्ध कराया गया, अनुपूरक बजट में। इसमें डिफरेंट टाइप्स की बसें आएंगी, हर तरह की हाई एंड बसें भी रहेंगी, एसी बसें भी रहेंगी, स्लीपर बसें भी रहेंगी, और बाकी जो एक नॉर्मल बस होती है जिसमें साधारण किराया लगता है, वो सारी बसें होंगी। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हर प्रकार के जो यात्री ट्रैवल करते हैं, अगर हाई एंड के यात्री हों तो हाई एंड बसों में ट्रैवल करें। साधारण यात्रा या साधारण किराए के साथ जो यात्रा करते हैं, उनको भी एक अच्छी अनुभूति हो, सुगम और सुरक्षित यात्रा हो परिवहन निगम की बसों में। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ बसों की खरीद कर रहे हैं। हर सेगमेंट के लिए हम लोगों ने बसों की व्यवस्था की। सर, अगर यात्रियों के टिकट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में यात्री बसों में बैठते हैं, सफ़र करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं यूपीएसआरटीसी जो रेवेन्यू जनरेट करने का जब मामला आता है वो पीछे हो जाता है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ जो कंडक्टर होते हैं उनकी भी शिकायत आती है कि यात्रियों को बिना टिकट के यात्रा या अपना, तो इस तरह की चीज़ों को कैसे संभाल रहे हैं? देखिए, हमारे जो चालक और परिचालक हैं, वो एक तरीके से परिवहन निगम की रीढ़ है। इन्हीं पे पूरा परिवहन निगम चलता है और बाकी जितने भी व्यवस्थाएं हैं इंक्लूडिंग एमडी, हम सब लोग एसी ड्राइवर और कंडक्टर के चारों तरफ एक प्रकार से काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ बैड एप्पल्स हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। आने वाले दिनों में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी से डेटा माइनिंग के माध्यम से, यानी आपको मैं बता दूं कि आज हम कंट्रोल रूम के माध्यम से ये देख सकते हैं कि हमारी कौन सी बस कितनी स्पीड से कहाँ चल रही है और उस पर कौन ड्राइवर है और कौन कंडक्टर है। आने वाले दिनों में हम लोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जहां पर बगैर मैनुअल इंटरवेंशन के जितने हमारे बस में यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, उतने टिकट लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं, वो भी हम लोग अपने कंट्रोल रूम में बैठ के मॉनिटरिंग कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो हमारे फाइनेंसेज के लिए भी बेहतर होगा। ये अगर हमारे फाइनेंसेज बेहतर होंगे तो उन ड्राइवर और कंडक्टर्स के ही जो अपने उनके सर्विस के जो कंडीशंस है वो बेहतर बनाने में इस्तेमाल होगा। सर, ये तो आपके डिपार्टमेंट की बात हो गई। अब बात करें आपकी पूरी सर्विस की। लगभग 12 से 13 साल हो गया, 2009 बैच के आप आईएएस ऑफिसर हैं। तो कैसी ये जर्नी रही पूरी? मैं कहूँ बहुत सेटिस्फाइंग जर्नी है, क्योंकि इस सेवा में हर प्रकार से आपको परफॉर्म करने का अवसर प्राप्त होता है। मैं आपको बताऊं, मैं एसडीएम रहा,
अलीगढ़ में, मैं सीडीओ रहा मुरादाबाद में, उसके बाद मैं 3 जिलों में, कासगंज में, कानपुर देहात में, पीलीभीत में मैं डीएम रहा। उसके बाद मुझे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिला, टेक्निकल एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में मैं डायरेक्टर पंचायती राज रहा, मैं पीसीएफ में एमडी रहा, अभी यूपीएसआरटीसी में हूँ। इसके अलावा एडिशनल चार्ज भी रहे, मैं एडिशनल रजिस्ट्रार रहा कुछ दिन, एसएफसी एक संस्था है, मैं उसमें भी एमडी रहा। तो इतने प्रकार के अनुभव हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि एक बड़ी फुलफिलिंग सी एक भावना सी होती है कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा अपना एक पर्सनल एक इंटरेस्ट भी है कि मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। तो नई नई जगहों में काम करने से नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। तो मुझे लगता है, मैं आपको बता दूं कि मैं इससे पहले 5 साल सीआईएसएफ में भी काम कर चुका हूँ। तो एक प्रकार से अगर देखें तो 2004 से ये 2024 आ गया, लगभग 20 साल की सेवा हो गई। तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ। आप जितना सरल स्वभाव से अभी बात कर रहे हैं, आम लोगों से भी करते हैं, लेकिन कभी कभी आपका सख्त तेवर भी देखने को मिलता है। तो ऐसी ऐसी क्या परिस्थितियां आ जाती हैं कि आप सख्त हो जाते हैं? मुझे लगता है कि ये संभवतः जो मानवीय गुण हैं कहीं ना कहीं, बल्कि लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये हमेशा बेहतर होता है कि जब आप समभाव में रहें। जिस प्रकार से आपका व्यवहार है उस तरह का व्यवहार ही रहे तो हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी आदमी आवेश में, भावनाओं में बह जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो अब उस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। सर, एक आखिरी सवाल है। आपका इतना लंबा पीरियड रहा है सर्विस का, 20 साल हो गए। उस दौर में जो तैयारी होती थी यूपीएससी की और आज के दौर में जो होती है, सिलेबस में भी काफ़ी तब्दीलियां आई होंगी। तो जो नई जनरेशन के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो कड़ी मेहनत है उसका कोई विकल्प न तब था न आज है। सिलेबस कितना भी बदल जाए, शॉर्टकट अभी भी नहीं है। आप किसी भी फील्ड में देख लें, यदि आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो शॉर्टकट नहीं हो सकता, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आईएएस बनना है तो उसके लिए शॉर्टकट नहीं हो सकता, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप किसी भी फील्ड में हैं, जिस फील्ड में भी आपको कामयाबी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एक सही डायरेक्शन के साथ। अगर सही डायरेक्शन के साथ पता चला कि हमें जाना है पश्चिम की तरफ और हम जा रहे हैं पूरब की तरफ, तो हम कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। तो सही डायरेक्शन के साथ अगर कड़ी मेहनत की जाए, तो मैं जैसे गांव का रहने वाला आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, इस देश में सभी के लिए अवसर है। हर आदमी अपने सपनों को पूरा कर सकता है अगर वो सही डायरेक्शन के साथ कड़ी मेहनत करे। इस देश में अवसर सबके लिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, और आने वाले कुंभ में जो यूपीएस से है, यूपीएसआरटीसी तैयारी कर रहा है, वो अच्छे से निपटे, इसकी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, धन्यवाद। मासूम अली सरवर थे जो 2009 के 9 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और इन्होंने कड़ी मेहनत की। आज यूपीएसआरटीसी जो उत्तर प्रदेश का काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट और महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट माना जाता है, उसमें एमडी पद पर तैनात हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और इंटरव्यू देखने के लिए भारत समाचार से जुड़े रहिए।